हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, देश के समस्त छात्र छात्राओं को नमस्कार, मेरा प्यार भरा प्रणाम। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी करने में व्यस्त होंगे, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं। और मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से वेलकम करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं और फिर से उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने एग्जाम की तैयारी करने में व्यस्त होंगे, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं। कमेंट करके बताओ मेरे को, अपने एग्जाम की तैयारी करने में व्यस्त हो या नहीं हो, अपने टारगेट पे कार्य कर रहे हो या नहीं कार्य कर रहे हो, क्या कुछ चल रहा है मतलब आपके जीवन के अंदर। कमेंट करके बताओ मेरे को, फिर ये वीडियो देखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट आज की वीडियो रहने वाली है, आपके लिए लेके आया हूं इस वीडियो में, इस क्लास में भारत रत्न के बारे में बातें करेंगे, यानी कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। सर्वोच्च नागरिक सम्मान, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है जैसे दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है जनाब नोबेल अवार्ड। दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? नोबेल अवार्ड। ऐसे ही भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है, नागरिक सम्मान है आपका भारत रत्न, उसके बारे में बातें करेंगे। नागरिक सम्मान है, इस बात का मतलब है भारत के नागरिकों को मिलेगा। जो सेना में सैनिक है उन्हें यह अवार्ड नहीं दिया जाएगा, उन्हें अलग से अवार्ड दिए जाएंगे। परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, गैलेंट्री अवार्ड जिन्हें बोलते हैं। तो उस पे वीडियो कोई और लेके आऊंगा। आज बात करेंगे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड की बातें करेंगे, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, यानी कि इससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं है भारत के अंदर, सबसे सुप्रीम यही है। बात करते हैं इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जानते हैं। सबसे पहले तो यह जान लो कि इस अवार्ड को पाने की इच्छा हर भारतीय की होती है। क्यों? क्योंकि भारत रत्न आपको किसी भी बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। यानी कि इस बात का मतलब है कि आप किसी भी धर्म से हो, आप किसी भी जाति से हो, आप मेल हो, फीमेल हो, या आप किसी भी व्यवसाय से हो, किसी भी ओहदे से हो, कोई भी आपका पद हो, हर एक व्यक्ति जो इसकी इच्छा रखता है इसको प्राप्त करने की, वो इसको प्राप्त कर सकता है। लेकिन उसे कोई विशेष योगदान इस राष्ट्र के निर्माण में देना पड़ेगा, उसने अपना जीवन समर्पित करना पड़ेगा किसी न किसी विशेष क्षेत्र में, तब आप इस अवार्ड को प्राप्त कर सकते हो। आप ये देखो, इतने बड़े देश में 140 करोड़ लोगों का हमारा परिवार है भारत, उसमें से मात्र 49 व्यक्तियों को यह मिला है। यानी कि आप समझ सकते हो कहीं ना कहीं उनका विशेष या अमूल्य अद्वितीय योगदान रहा होगा इस भारत के निर्माण में, तो उन्हें यह अवार्ड मिला है। ले कोई भी सकता है, समझ में आई है ना बातें। बात करते हैं इसकी थोड़ी सी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जानते हैं कब से इसकी शुरुआत हुई है। और 1954 में इसकी शुरुआत होती है और 2024 तक 70 साल का इतिहास जानेंगे। हर एक उस व्यक्तित्व के बारे में बातें करेंगे, उनके काम जानेंगे, उनके नाम जानेंगे जिन्हें यह मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एक एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं? 3 नाम ऐसे आ जाएंगे जिन्हें भारत रत्न मिला है, एक ऐसा आ जाएगा जिन्हें भारत रत्न नहीं मिला है, और पूछेंगे निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न से नहीं नवाजा गया है। या 3 नाम ऐसे आ जाएंगे जिन्हें नहीं मिला है, एक ऐसा आ जाएगा जिन्हें भारत रत्न मिला है। पूछ लेंगे निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न मिला है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं कि इन्हें भारत रत्न कब मिला है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो सारी बातें करेंगे। एक बार इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जानते हैं, क्या कहानी है भाई। देखो, हमारा देश आजाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को। अब हमारा देश आजाद 15 अगस्त 1947 को हो गया है, लेकिन जब तक हमें अपना नया संविधान नहीं मिला, जब तक हमें अपना नया कानून नहीं मिला, तब तक आप कह सकते हो हमारे ऊपर इनडायरेक्ट वे में ब्रिटिशर्स का ही राज था, अंग्रेजों की ही हुकूमत थी हमारे ऊपर, आप कह सकते हो। अब हमें अपना नया संविधान, नया कानून कब मिला? 26 जनवरी 1950 को, जो बनकर तो तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसे 2 महीने बाद लागू किया गया। 2 महीने बाद लागू क्यों किया गया? इसके पीछे का क्या महत्व है बता देता हूं। 26 जनवरी का ऐतिहासिक महत्व क्या है? देखो, दिसंबर 1929 के अंदर, 19 दिसंबर 1929 की बात है, कांग्रेस के अध्यक्ष चुन के आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उन्होंने घोषणा की उस दिन, पूर्ण स्वराज्य की मांग की, और यह डिक्लेरेशन दी, यह घोषणा की कि आने वाले महीने के अंतिम रविवार को हम अपना पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और आने वाला महीना था आपका जनवरी, और अंतिम जो रविवार आया वो आया 26 तारीख को, और उस दिन तारीख थी 26 जनवरी 1930, क्योंकि दिसंबर 1929 में उन्होंने घोषणा की थी, और अगला महीना आ गया है 26 जनवरी 1930 का। तो उस दिन हमने अपना पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया, और तब से लेकर आजादी तक हर वर्ष हम अपना 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते गए।
तो इसीलिए उस दिन की महत्वता को कायम रखने के लिए हमने 26 जनवरी को अपना संविधान लागू किया। बात करते हैं 1950 को हमें अपना संविधान मिला, हमें अपना नया कानून मिला, जिसकी तर्ज पे हम अपने देश की शासन प्रशासन व्यवस्था को चलाते आ रहे हैं। तो हमारी सरकारें बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर रही हैं, बहुत अच्छे ढंग से शासन प्रशासन व्यवस्था हमारी चल रही है। तो उसके बाद 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा घोषणा कर दी जाती है कि हम एक अवार्ड शुरू करते हैं जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होगा, और ये उन्हें दिया जाएगा, वे महान व्यक्तित्व, वे महान चेहरे जिनकी इस भारत के निर्माण में अहम भूमिका रही है, जिनका विशेष योगदान रहा है, अमूल्य योगदान रहा है। यानी कि आप कह सकते हो वे इस भारत के रत्न रहे हैं, भारत के डायमंड रहे हैं। इसीलिए इस अवार्ड का नाम दिया गया जनाब भारत रत्न, कि जो इन्हें प्राप्त करेगा वे वाकई में भारत के रत्न हैं, वे वाकई में भारत के हीरे हैं, ऐसे आप कह सकते हो। तो शुरुआत कब की गई है? 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अगला पॉइंट क्या है? लेकिन ये अवार्ड मिलेगा किसे? ये क्षेत्र डिसाइड किए गए शुरू में कि कोई भी व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करे, कला के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करे, साहित्य के क्षेत्र में या विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्टता को हासिल करे। इन क्षेत्र में अगर किसी का विशेष योगदान है, अमूल्य योगदान है, तो वो इसे प्राप्त कर सकता है। लेकिन 2011 में एक शब्द और जोड़ दिया कि आप इन क्षेत्रों में भले ही कोई कार्य ना करें, लेकिन आप मानवता के क्षेत्र में कार्य करें, जो इन चारों से बहुत ऊपर है। जैसे जब मैं नोबेल पढ़ाता हूं तो आपको बताता हूं कि नोबेल 6 फील्ड में दिया जाता है जनाब। किस किस में? फिजिक्स में दिया जाता है, केमिस्ट्री में दिया जाता है, लिटरेचर में दिया जाता है, इकोनॉमिक साइंस में दिया जाता है, मेडिसिन में दिया जाता है। लेकिन एक फील्ड और है अलग, पीस, शांति के क्षेत्र में भी दिया जाता है। तो जो शांति के क्षेत्र में नोबेल दिया जाता है उसकी वैल्यू उन 5 की तुलना में कहीं ज्यादा होती है। तो ऐसी ही कहानी है कि कोई मानवता के क्षेत्र में कार्य करे, इन क्षेत्रों में भले ही ना कार्य करे तो भी उसे भारत रत्न से नवाजेंगे। मानवता के क्षेत्र में इस बात का मतलब क्या है कि मानवता के विकास की बातें करें, मनुष्य के कल्याण की बातें करें, जनता के हित की बातें करें, जनता की भलाई की बातें करें, उस क्षेत्र में उसका कोई विशेष योगदान है तो उसे भी हम भारत रत्न से नवाजेंगे। यानी कि सीधे सीधे शब्दों में आप कह सकते हो कि राष्ट्र सेवा के लिए उसने अगर अपना जीवन समर्पित किया है तो उसे भी भारत रत्न से नवाजा जाएगा। इस बात का मतलब ये है। बात करते हैं सर इसमें राशि कितनी दी जाती है? सर इसमें कोई राशि नहीं दी जाती, शून्य राशि आपको दी जाती है। साथ में एक प्रमाण पत्र आपको दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा, राष्ट्रपति के हाथ का साइन किया हुआ एक सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है जिसमें लिखा होता है कि इस व्यक्ति ने इस क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है, और राष्ट्रपति के हाथ का साइन किया हुआ आपको यह प्रमाण पत्र दिया जाता है। अब ये मेडल कैसा दिखता है? मैंने इसको बनाने की कोशिश की है थोड़ी सी। ये तांबे की एक धातु होती है, कॉपर की, उसका बना होता है, और पीपल का जो पत्ता होता है ना, जो पीपल का पेड़ है, उसके आकार का ये एक तमगा टाइप होता है। ऐसा इसका आकार होता है जिसपे फ्रंट पे आगे की ओर सूर्य छपा है जो रोशनी का प्रतीक है। सूर्य छपा है किससे? प्लेटिनम से सूर्य को छापा गया है। और नीचे लिखा गया है यहां पे भारत रत्न, चांदी से लिखा गया है भारत रत्न। बात करें पीछे की तरफ कैसा दिखता है? पीछे की तरफ इस पे जो आपका शीर्ष स्तंभ है अशोक स्तंभ से, जिसपे 4 शेर दर्शाए गए हैं, वो पीछे की ओर है, और नीचे उस पे लिखा गया है सत्यमेव जयते, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका मतलब क्या है कि अंत में हमेशा सत्य की ही जीत होती है। तो ऐसा कुछ आपका भारत रत्न दिखता है। मैंने यहां बनाने की कोशिश की है, एक बार आप इसको गूगल पे देखो, इसकी फोटो आप समझ जाओगे बहुत अच्छे से। ठीक है, बात आई सर इसमें राशि कोई नहीं दी जाती, शून्य राशि दी जाती है, तो इस बात का क्या महत्व है? देखो कुछ पद, कुछ ओहदे, कुछ सम्मान, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जहां पर पैसे की अहमियत नहीं होती। आप ये देखो ना जनाब, 140 करोड़ लोगों के परिवार में से जब आप पहले 50 व्यक्तियों में आ रहे हो तो क्या आपके लिए पैसा मैटर करेगा? नहीं करेगा ना। यानी कि आपके लिए मैटर करता है कि आपका वो योगदान कैसा है, अपने अपना जीवन समर्पित कर दिया उस क्षेत्र में, आपके लिए वो सम्मान, वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन साथ के साथ ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे भारत के अंदर एक वरीयता सूची दी गई है, जो हमारे देश के उच्च पद है उनकी, वहां पे भारत रत्न प्राप्तकर्ता को 7वां स्थान प्राप्त है जनाब, 7वां स्थान।
पहले पे कौन है, इनको जान लेते एक बार। पहले पे आते प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, तीनों सेनाओं के प्रधान, कमांडर इन चीफ, तीनों सेनाओं के सेनापति कह सकते हो आप, राष्ट्रपति होते हैं। तो पहले पर आते हैं वो। और वैसे भी विदेशों के साथ जो भी हमारा देश संधि करता है, किसी भी देश के साथ विदेश में, राष्ट्रपति के नाम पर की जाती है। हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति होता है। तो पहले पर राष्ट्रपति, दूसरे पर उपराष्ट्रपति आते हैं, तीसरे पर आता है प्रधानमंत्री, जिसके हाथ में एक्चुअल पावर होती है, प्रधानमंत्री। चौथे पर राज्यपाल, ये हमारे देश के सर्वोच्च पद हैं। पांचवें पर आता है पूर्व उपराष्ट्रपति, जो पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं। छठे पर आता है सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। और सातवें पे आता है जनाब भारत रत्न प्राप्त करता। तो आप ये देखो कि आप इतने बड़े देश में से सातवें नंबर पर जब आप स्टैंड कर रहे हो, तो आपके लिए क्या पैसा मैटर करेगा? नहीं करेगा ना। तो राशि आपको कोई नहीं दी जाती, लेकिन आपको वरीयता सूची में 7वां स्थान दिया जाता है। और बहुत सारी फैसिलिटी आपको दी जाती है। मेडिकल फैसिलिटी आपकी फ्री है, रेलवे में आप मुफ्त में यात्रा कर सकते हो, ऐसी बहुत सारी सुविधाएं आपको दी जाती है। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है मरणोपरांत भी दे दिया करेंगे। देखो, जब शुरुआत की है 1954 में, तो कहा सिर्फ जीवित व्यक्तियों को ही देंगे, लेकिन कुछ एक व्यक्तियों को मरणोपरांत भी दिया गया है। मरणोपरांत यानी कि उनके मरने के बाद उन्हें दिया गया है। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कि वो काम तो बहुत अच्छे कर गए, लेकिन जीते जी हमारी सरकार या हमारे लोग यहाँ के उनकी वैल्यू को नहीं समझ पाए कि उनका क्या योगदान था। उनके जाने के बाद पता चला कि ये तो वाकई में डायमंड थे, इन्हें यह अवार्ड मरणोपरांत देना चाहिए। और मेरे को कमेंट करके बताओ आपकी मरणोपरांत का क्या महत्व है। आप भी बताना कमेंट करके, और मैं बताता हूं मरणोपरांत क्यों देते हैं। मरणोपरांत देते हैं जनाब, उन व्यक्तियों को ही दिया जाता है, सीधी सी बात है, जिनकी इस भारत के निर्माण में अहम भूमिका रही है। उन्हें इसलिए देते हैं कि उनका नाम भुलाया ना जा सके, बार बार उनका नाम याद किया जा सके, और हमारी जनता, हमारे देश की नई पीढ़ी उनके पद चिन्हों पे चल सके, उनके बारे में स्कूल में, कॉलेज में, विद्यालयों में पढ़ाया जा सके। जैसे कि भारत के निर्माण में भारत निर्माता, संविधान के जनक कहे जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 1956 में इनकी मृत्यु हो जाती है, इनका निधन हो जाता है, लेकिन कितने वर्ष बाद 1990 में इन्हें मरणोपरांत यह अवार्ड दिया गया। तो इसीलिए दिया गया कि ये तो भारत के संविधान के जनक है, भारत के निर्माता रहे हैं। और केवी राव जी की बात माने तो उन्होंने कहा ये संविधान के जनक ही नहीं, संविधान की जननी भी हैं, ऐसा उनके बारे में कहा। तो इसीलिए मरणोपरांत का महत्व है कि हमारी जनता, हमारी नई पीढ़ी, हमारे लोग, हमारे नागरिक उनके बारे में जाने, उनके पद चिन्हों पे चले, देशभक्ति की भावना उनके अंदर जागे। इसीलिए मरणोपरांत का यह महत्व है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है? कब दिया जाता है? 26 जनवरी को दिया जाता है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। लेकिन जनाब, जरूरी नहीं है कि प्रत्येक वर्ष दिया जाए, यह बात जरूरी नहीं है। कब दिया जाए? प्रत्येक वर्ष नहीं दिया जाएगा, यह जरूरी नहीं है, लेकिन दिया जाता है 26 जनवरी को ही। जैसे 2019 में दिया गया था, और 2019 के बाद 5 साल में भी 2024 में दिया गया है बिहार के कर्पूरी ठाकुर को। एक एक की बात करेंगे। मैंने आपको बताया है 1954 से लेकर 2024 तक जितने भी भारतीयों को मिला है, या कोई विदेशी भी है, उनके सबके बारे में बात करेंगे, उनके काम जानेंगे, उनके नाम जानेंगे, क्या कुछ उनका योगदान रहा है, सबके बारे में बातें करेंगे। बहुत डिटेल्ड वीडियो रहने वाली है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है? 10वां पॉइंट है, 2 बार बंद कर दिए गए थे जनाब। हाँ जी, भारत रत्न 2 बार सस्पेंड कर दिए गए थे। सस्पेंड का मतलब क्या है? रोक दिए गए थे कि हम नहीं देंगे। कब कब रोके? पहली बार 1977 से 80 के दौरान। देखो, 47 से लेकर 77 तक किसका राज रहा है? कांग्रेस पार्टी का राज रहा है। और 77 में पहली गैर कांग्रेस सरकार बनी है, जनता पार्टी से मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन के आए हैं। और जब ये प्रधानमंत्री बन के आए तो इन्होंने कहा कि हम भारत रत्न नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? इन्होंने कहा कि जो कांग्रेस है वो सिर्फ अपने चहेतों को दे रही है, अपने मेन जो चेहरे हैं, जो मेन कार्यकर्ता है कांग्रेस के, ये सिर्फ उन्हें दे रही है। यानी कि जो इसके असली हकदार है भारत रत्न के, जो वाकई में इसके काबिल हैं, इसके योग्य हैं, उन्हें यह नहीं मिल रहा है। ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, ऐसा इन्होंने कहा। इन्होंने कहा हम ये दिखावा नहीं करेंगे, और इन्होंने आते ही इसको सस्पेंड कर दिया, इनको बंद कर दिया। एक बार तो ये तब रोके गए। समझ में आई है बातें? अगली बार कब रोके गए?
अगली बार रोके गई है 1992 से 1995 के दौरान जनहित याचिका। इस बात का मतलब क्या है? देखो, दो हाईकोर्ट के अंदर, एक मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अंदर, एक केरला हाईकोर्ट के अंदर, किसी आम आदमी ने याचिका लगा दी। याचिका आपने सुना होगा, जनहित याचिका, जनता के हित में याचिका लगा सकता कोई भी व्यक्ति। यानी कि कोई बड़ा वकील कोई न्यूज देख रहा है और वो अंदाजा लगा रहा है कि ये न्यूज जनता के हित में नहीं है, या लगता है अगर ये कानून भारत में पास हो गया तो समाज के अंदर विषमता आ सकती है, तो वो वकील या कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ जनहित याचिका जारी कर सकता है कि आपको यह कानून वापस लेना चाहिए। तो ऐसे ही दो हाईकोर्ट के अंदर, केरला हाईकोर्ट और एमपी हाईकोर्ट के अंदर, किसी आम आदमी ने जनहित याचिका लगा दी, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। और उन्होंने कहा कि जनाब, हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 18 है, आर्टिकल 18, वो कहता है कि उपाधियों का अंत करता है, कि कोई भी व्यक्ति हमारे देश के अंदर उपाधियों का प्रयोग अपने नाम के आगे या पीछे नहीं उसका प्रयोग कर सकता। लेकिन जो व्यक्ति भारत रत्न को प्राप्त करता है, भारत रत्न को हासिल कर लेता है, वो अपने नाम के आगे लगाता है भारत रत्न प्राप्त करता श्री, या कोई भी नाम है भारत रत्न प्राप्त करता, जो भी जिसको मिला है वो अपना नाम लगा लेता है। यानी कि इस बात का मतलब क्या है? वे कह रहे हैं जब वो अपने नाम के आगे लगाता है भारत रत्न प्राप्त करता, तो इससे समाज के अंदर विषमता का भाव आता है। वो ये मानता है कि मेरा पद ऊंचा है और सामने वाले का पद नीचा है। यानी कि उस व्यक्ति का स्तर सामान्य स्तर से ऊपर उठ जाता है। उन्होंने ऐसा कहा कि उपाधियों का तो अंत किया गया है, लेकिन ये इसको एक उपाधि के तरह प्रयोग कर रहे हैं, ये दिमाग में हमारे में उपाधि की तरह दिखाई दे रहे हैं, ऐसा कहा। तो इस पे बेंच बैठी न्यायाधीशों की और इस पे फैसले चलते रहे कि ये टाइटल्स हैं या ये अपॉर्चुनिटी है, क्या कुछ कहानी है। और ये मसला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट तक, और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इस पे जजमेंट दी, इस पे फैसला दिया 1995 में, और उसने कहा कि जनाब ये उपाधियां नहीं है, ये तो उपलब्धियां हैं। इन्हें तो प्राप्त करने के लिए आपने मेहनत करनी पड़ती है, अपना जीवन समर्पित करना पड़ता है, किसी न किसी क्षेत्र में विशेष योगदान देना पड़ता है। ये उपाधि नहीं है, बल्कि ये तो उससे प्राप्त करने वाले ने मेहनत करके अचीव की है, ये तो उपलब्धियां हैं। तो इसीलिए फिर ये 1995 में फिर से दोबारा चालू कर दिए गए। समझ में आई ये बातें? बात करते हैं कुल प्राप्तकर्ता। आज तक प्राप्तकर्ता 1954 से लेकर 2024 तक 49 ऐसे व्यक्तित्वों के स्वामी रहे हैं जिन्हें यह अवार्ड मिला है, जिसमें से महिलाएं महज 5 हैं। महिलाओं का आंकड़ा बहुत कम है, गिनी चुनी महिलाएं हैं। इंदिरा गांधी हैं, लता मंगेशकर हैं, MS सुब्बालक्ष्मी है, मदर टेरेसा है और अरुणा आसफ अली हैं। ये 5 महिलाएं हैं केवल। यानी कि यहां से आपको क्या लगा कि महिलाओं को इन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। समझ में आई ये बातें? तो कुल 5 महिलाएं हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 1992 में सुभाष चंद्र बोस को देने की घोषणा। पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत रत्न को देने की घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन उन्हें उस घोषणा को वापस ले लिया गया है। देखो, 1992 में घोषणा करी सरकार ने कि भारत रत्न दिया जाएगा मरणोपरांत सुभाष चंद्र बोस को। तो जब ये घोषणा की गई ना, तो जो बोस जी का परिवार था, सुभाष चंद्र बोस का, उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट के अंदर याचिका लगा दी कि आप कैसे कह सकते हो कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई है, आप उन्हें मरणोपरांत दे रहे हो। भाई, इनकी मृत्यु का तो रहस्य रह गया ना, आज तो कोई प्रूव नहीं कर पाया कि इनकी मृत्यु कब हुई। अगस्त 1945 तक की इनकी यादें हैं सुभाष चंद्र बोस की। तो इन्होंने कहा आप प्रूव तो करके दिखाओ पहले कि उनकी मृत्यु हुई है, कहां है उनकी डेड बॉडी। ये पता ही नहीं चला, इनकी मृत्यु का रहस्य रह गया है। जैसे लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु का भी रहस्य ही रह गया ताशकंद समझौते के अंदर। तो इस पे भी बातें चलती रही और उस दौरान बंद भी थे। तो फाइनली 1997, देखो कितना टाइम लग गया, 5 साल लग गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे लास्ट में यही जजमेंट दिया कि हम सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न जो जिसकी डिक्लेरेशन की थी वो वापस ले रहे हैं। लेकिन उन्होंने भी इस पे कोई क्लैरिफाई नहीं किया कि इनकी मृत्यु हुई है या नहीं हुई है। ऐसी कहानी है, ठीक है। तो आज तक ऐसा एक बार हुआ है कि घोषणा कर दी गई, फिर उस नाम को वापस ले लिया गया। बात करते हैं 2 विदेशियों को भी दिया गया है। 2 विदेशी कौन कौन है जनाब? गैर भारतीय जिन्हें दिया गया है, पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। एक बहुत बड़ा चेहरा, एक क्षेत्र था पाकिस्तान का, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जो आज पाकिस्तान में चला गया है।
वहां का एक बहुत बड़ा चेहरा खान अब्दुल गफ्फार खान, सबसे पहले गैर भारतीय जिन्हें भारत रत्न मिला है 1987 के अंदर। फ्रंटियर गांधी कहे जाते हैं, सीमांत गांधी कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि गांधीवादी लीडर थे, गांधी जी की विचारधारा को प्रमोट करते थे, उनकी विचारधारा को फॉलो करते थे, और कभी भी ये नहीं कहते थे कि अलग से एक राष्ट्र बनना चाहिए, पाकिस्तान अलग से बनना चाहिए, भारत का विभाजन होना चाहिए, ऐसा कभी भी नहीं कहते थे। देखो थे कौन? वैसे मुस्लिम थे लेकिन मन से भारतीय थे, रह रहे थे पाकिस्तान वाले इलाके में लेकिन मन से भारतीय थे। इच्छा यह थी कि एक ही देश रहे, सभी इसी में मिलजुल कर रहें। और जब ये पाकिस्तान बन गया है तो इन्होंने भारत को कहा कि आपने अलग करके ये देश, आपने हमें भूखे भेड़ियों के आगे डाल दिया, ऐसा इन्होंने कहा। यानी कि मन से ये भारतीय थे, एक प्रकार से कभी भी नहीं चाहते थे अलग देश बने। तो उन्हें भी हमें भारत रत्न से नवाजा गया है। दूसरे विदेशी कौन है भाई? अफ्रीका का बहुत बड़ा चेहरा, साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका के गांधी कहे जाते हैं नेल्सन मंडेला। ये भी गांधीवादी लीडर थे, गांधी जी की विचारधारा को प्रमोट करते थे और पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने दक्षिण अफ्रीका के। इतनी लंबी लड़ाई इन्होंने लड़ी, अपने जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण समय 26 साल अपनी जवानी के इन्होंने जेल में काटे और एक किताब लिखी अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, कि आजादी के लिए मैंने कितनी लंबी यात्रा तय की है, कहां मेरा परिवार पीछे रह गया। बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी है। ये मूवी भी आई है जनाब यूट्यूब पे, आप इसको देखिए, बहुत अच्छी मूवी है। नेल्सन मंडेला को भी हमने ये अवार्ड दिया है 1990 के दौरान, और फिर 93 में नेल्सन मंडेला ने दुनिया का भी सबसे बड़ा अवार्ड उठाया है, नोबेल अवार्ड। समझ में आई है बातें? अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है 15वें नंबर पे कि सबसे युवा कौन है भारत रत्न को प्राप्त करने वाले। जैसे नोबेल को प्राप्त करने वाले सबसे युवा कौन है, कमेंट करके बताएंगे आप मेरे को नोबेल अवार्ड को। तो इसमें सबसे युवा है सचिन तेंदुलकर, जो क्रिकेटर हैं, और सचिन तेंदुलकर को यह मिला 2014 में। 2014 में 40 साल की उम्र में इन्हें यह मिला है। हालांकि इस पे कई कंट्रोवर्सी हुई है। कंट्रोवर्सी यह हुई है कि जो विपक्ष के जो लोग थे उन्होंने कहा कि सचिन तेंदुलकर को आप दे रहे हो, इससे तो बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं दिया गया। मेजर ध्यानचंद थे, उन्हें क्यों नहीं दिया गया, जो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, जिन्होंने भारत को 3-3 ओलंपिक दिलाए हैं। ओलंपिक, ओलंपिक का मतलब समझ रहे हो, दुनिया के सबसे बड़े खेल समारोह माने जाते हैं। माने क्या जाते हैं ही, उनसे बड़ी खेल प्रतियोगिता सबसे बड़ी यही है ओलंपिक। और उस खेल में 3 ओलंपिक लेके आए मेजर ध्यानचंद, उन्हें नहीं मिला लेकिन इन्हें मिला है। क्या कहानी है, सुन लो एक बार थोड़ी सी। 2013 में सचिन तेंदुलकर ने संन्यास लिया, घोषणा कर दी कि मैं अब नहीं खेलूंगा, और उसी दौरान 2012 से 18 तक ये राज्यसभा सांसद रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, और कांग्रेस पार्टी का तब राज था। तो इन्होंने इनको भारत रत्न दे दिया और सबसे युवा भारत रत्न प्राप्त करता ये बन गए, इसीलिए इन्हें ये दिया गया। समझ में आई है बातें? तो कुछ ऐसी कहानी है। बात आती है सबसे उम्र दराज कौन है, यानी कि सबसे अधिक उम्र में किसे मिला है। सबसे उम्र दराज है धोंडो केशव कर्वे, या इनको कहते हैं महर्षि कर्वे। इनको यह दिया गया 1958 में, उनके 100वें जन्मदिन पर दिया गया। कौन थे ये धोंडो केशव कर्वे? जनाब मैथ के प्रोफेसर थे, बहुत बड़े। पुणे के अंदर फर्ग्यूसन कॉलेज में मैथ के अध्यापक रहे हैं, और इन्होंने लड़कियों की शिक्षा पे भी बहुत कार्य किया, वुमेन एजुकेशन पे कार्य किया, उनके राइट्स की बात की, उनके अधिकारों के लिए इन्होंने आवाज उठाई। बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे, समाज सुधारक थे, समाज सेवी बन गए बाद में, तो बहुत बड़ा इनका योगदान रहा है। तो इनके 100वें जन्मदिन पर इनको यह अवार्ड दिया गया 1958 में। इनसे इंपॉर्टेंट एक बात और याद रखो, पहले ऐसे व्यक्ति हैं, पहले ऐसे भारतीय हैं जिनकी जिंदा रहते पोस्टल स्टाम्प पर फोटो आई है। धोंडो केशव कर्वे की जिंदा रहते। समझ में आई है बातें? तो जिंदा रहते अगर किसी व्यक्ति की फोटो आए तो बहुत बड़ी बात है ना भाई। मरने के बाद तो बहुत सारों की आई है, लेकिन आप उस समाज में तभी एग्जिस्ट कर रहे हो तो आपसे दुनिया के अंदर और ज्यादा मोटिवेशन आएगा। तो पहले ऐसे भारतीय रहे हैं जिनकी फोटो जिंदा रहते स्टाम्प पे आई है, पोस्टल स्टाम्प पे, जो आप चिट्ठी पत्री कहीं पोस्ट करते थे उन पे जो टिकट लगती थी वहां पे इनकी फोटो आई है। समझ में आई है? तो ये मेन की पॉइंट्स मैंने लिख दिए गए हैं, और इसके बारे में और एक वीडियो आएगी, सभी नाम जानेंगे। और कुछ एक बातें ये सुन लो,
बात आती है सर अब ये दिया कैसे जाता है भारत रत्न, कौन इसका सिलेक्शन करता है, या एक साल में कितने व्यक्तियों को दिया जाएगा, ये बातें भी सुनो। देखो लिमिट बना रखी है कि हर एक वर्ष 3 व्यक्तियों को मैक्सिमम दिया जाएगा, 3 व्यक्तियों को मैक्सिमम दिया जाएगा प्रत्येक वर्ष। लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रत्येक वर्ष ही दिया जाए, ये भी बात सुन लो साथ के साथ। जैसे 2019 के बाद अभी 2024 में दिया गया है, बीच में नहीं दिया गया, तो मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जाएगा। लेकिन इसका भी अपवाद यहां पे देखा गया है, एक बार 4 लोगों को दिया गया 1999 में। चौथे आए थे अमर्त्य सेन, 1999 में 4 को मिला। आपका जेपी नारायण को मिला जो बिहार से बिलोंग करते हैं, बहुत बड़े लोकनायक रहे हैं। लोकप्रिय बारदोलई गोपीनाथ को मिला है जो असम के मुख्यमंत्री भी बने बाद में, और आप कह सकते हो इन्हीं के कारण आज असम भारत का हिस्सा है, वरना असम चला गया था पूर्वी पाक में और आज के दिन वो बांग्लादेश का हिस्सा होता। लेकिन गोपीनाथ बारदोलई बहुत अच्छे मित्र थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक ही इच्छा थी कि कैसे तैसे करके इस भारत को एक बना दूं। भारत का एकीकरण किया तो उन्होंने ही किया है, समझ रहे हो बातें। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा गया है, भारत का बिस्मार्क उन्हें कहा गया है, भारत का एकीकरण उन्होंने किया। तो उनके बहुत अच्छे मित्र थे लोकप्रिय बारदोलई गोपीनाथ, उन्हें यह दिया गया है। तीसरे नंबर पर दिया गया है पंडित रविशंकर जो म्यूजिशियन के क्षेत्र में बहुत बड़ी हस्ती रहे हैं, और चौथे नंबर पर दिया गया है अमर्त्य सेन को 1999 में। जनाब इनको जरूरी देना पड़ा, हमारी सरकार की मजबूरी हो गई, ये आलोचना मानी जाती है हमारी। कैसे मानी जाती है? 2 सन मैं लिखता हूं यहां पे, एक 1998 और फिर इससे आगे आएगा 1999, और एक आएगा 1979 और इससे आगे आएगा 1980। 2 चेहरे यहां पर जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड उठाया। 1998 में अमर्त्य सेन जिन्होंने नोबेल अवार्ड को प्राप्त किया, और 1979 में, ठीक है, 1979 में मदर टेरेसा जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड उठाया। लेकिन उनके एक साल बाद हमारी सरकार ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से उन्हें नवाजा। यानी कि कहीं ना कहीं यह आलोचना ऐसी है कि उस व्यक्ति को पूरी दुनिया ने पहचान लिया लेकिन आपने अभी तक नहीं पहचाना। तो इसीलिए हमारी सरकार ने 1 साल बाद इनको अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है। तो 1999 में चौथे व्यक्ति आ गए अमर्त्य सेन। समझ में आई है बातें? तो उन्हें यह अवार्ड दिया गया। बात आई, मैं बात कर रहा था कि दिया कैसे जाता है, कौन इसका सिलेक्शन करता है, इस पे भी काफी कंट्रोवर्सी रही है। सुन लो एक बार बातें, क्या कहानी है। एक कमेटी बनाई दी जाती है, एक समिति बना दी जाती है जो उन व्यक्तियों का नाम आगे लेके आएगी जिनका विशेष योगदान रहा है इस राष्ट्र के निर्माण में। और उस कमेटी का मुखिया होता है जनाब प्रधानमंत्री, भारत का प्राइम मिनिस्टर उस कमेटी का मुखिया होता है। और उन नामों का चयन करके उन नामों को फाइनली सिलेक्ट करके भेज दिए जाते हैं वे नाम राष्ट्रपति के द्वारा। कब? 26 जनवरी को, कि आपने ये अवार्ड इनको देना है। यानी कि कहीं ना कहीं उस समिति के ऊपर जो फाइनल डिसीजन है वो किसका है? प्रधानमंत्री का है, जब वो उसका हेड है। तो फाइनली प्रधानमंत्री की इसमें ज्यादा चलती है कि किसे भारत रत्न देना है, किसे नहीं देना है। और जब प्राइम मिनिस्टर थे इस देश के जवाहरलाल नेहरू 1955 में, तो उन्होंने अपना नाम दिया है कि उनको भी भारत रत्न मिले, और उन्हें मिला है। ऐसे ही जब उनकी बेटी इंदिरा गांधी थी 1971 में, उन्हें भी ये भारत रत्न मिला है। तो विपक्ष के जो लोग हैं उन्होंने कहा कि जिस प्रक्रिया में आप शामिल हो कि किसको भारत रत्न मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, और आप अपना ही चयन खुद से कर रहे हो, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये गलत बात है। ऐसी बातें कही गई और ये इस पे काफी कंट्रोवर्सी चली है। बजाय कि बड़ी बात तो तब है तब आप पावर में नहीं है और तब आपको अवार्ड से नवाजा जाए। जैसे कि प्रणब मुखर्जी हैं, जब राष्ट्रपति थे तब उनको ये अवार्ड नहीं मिला, जब राष्ट्रपति के पद से रिटायर हो गए तब उन्हें ये अवार्ड मिला है प्रणब मुखर्जी को। तो ऐसे ही अवार्ड दिया जाता है। समझ में आई है बातें? एक बात और सुन लो, एक ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व के चेहरे रहे हैं भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद। एक बार वो इसी कमेटी के मेंबर थे, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस में ही थे कि किसे भारत रत्न मिलेगा किसे नहीं मिलेगा, और कमेटी ने इन्हीं का नाम रिकमेंड कर दिया कि इनको भी भारत रत्न मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं भारत रत्न नहीं लूंगा, इन्होंने उससे इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि जिस प्रोसेस में मैं खुद शामिल हूं चयन करने में और मेरा ही नाम आगे जाए तो ये
कोई खास क्वालिटी वाली बात नहीं है। लेकिन फिर हमारी सरकार को लगा कि ये तो वाकई में डायमंड है, यानी कि जब ये सत्ता में रहते हैं उसको नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इन्हें इनके मरणोपरांत इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो पहले शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। तो ये थी भारत रत्न की कहानी। मेन बातें मैंने इसमें बता दी हैं। क्या कहानी है, कब इसकी शुरुआत होती है, अब बात करेंगे अगली वीडियो में। वे महान व्यक्तित्व जिन्हें यह अवार्ड मिला है उसके बारे में बातें करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए सारे खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो और घर वालों का ख्याल रखो और पढ़ाई करते रहो, खूब मेहनत किया करो, खूब पढ़ाई किया करो। और देखो आपके जीवन का अल्टीमेट उद्देश्य क्या है पढ़ाई करने का, सुनो 2 मिनट आपसे बातें करता हूं। क्या है कि माँ बाप लगातार बुढ़ापे की ओर अग्रसर हैं और आप लगातार जवानी की तरफ अग्रसर हैं। कल को वो कमाना छोड़ देंगे, उनके लिए आपने मेहनत करनी है, अपने लिए मेहनत करनी है, स्वयं का जीवन आगे लेके जाना है। देखो हर इंसान की ना 2 प्रकार की दुनिया होती है। एक होती है बाहर की दुनिया। बाहर की दुनिया कौन सी है? बाहर की दुनिया की आप मेरे को देख पा रहे हो, मैं आपको देख पा रहा हूं, हवाएं चल रही हैं, बस चल रही हैं, गाड़ियां चल रही हैं, ये संसार जो आप देख पा रहे हो ये बाहर की दुनिया है। लेकिन जनाब एक होती है हर इंसान के अंदर की दुनिया, और वो अंदर की दुनिया इस बाहर वाली दुनिया से बहुत अलग होती है। और उस अंदर वाली दुनिया पे इंसान ने काम करना चाहिए कि मेरे जीवन का अल्टीमेट उद्देश्य क्या है, या मैं यहां पे क्या करने आया हूं, मैं अपने परिवार को कहां लेके जाऊंगा, क्या योगदान दूं मैं अपना। समझ में आई है बातें? तो अपने है ना अंदर की दुनिया पे कार्य करो। और वैसे भी एक कहावत है कि जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है और जो अंदर की सुनता है वो निखर जाता है। जनाब शांत रह के मेहनत करो, इतनी मेहनत करो अपने अंतर मन में, अपने टारगेट ऐसे सेट करो कि दुनिया को लगे कि ये हारा हुआ है, लेकिन अंत में जीत आपकी ही होनी चाहिए। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपने लट्टू चलाया होगा लट्टू, बचपन में खूब चलाया होगा। जब लट्टू चलाते हैं तो एक लट्टू की कंडीशन ऐसी आती है, वो अपनी एक्सिस पे बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाता है और अपनी मैक्सिमम रफ्तार में होता है। और जब मैक्सिमम रफ्तार में होता है और सीधा खड़ा होता है तो देखने वाले को ऐसे प्रतीत होता है कि ये लट्टू रुका हुआ है, जबकि वो अपनी मैक्सिमम रफ्तार पे है। तो बिल्कुल ऐसे ही कहानी होनी चाहिए आपकी जो अंदर की दुनिया है, आप उसमें मैक्सिमम रफ्तार पे होने चाहिए, जबकि बाहर वालों को लगे कि ये रुका हुआ है। किसी को अंदाजा भी नहीं होना चाहिए कि ये इतनी स्पीड पे काम कर रहा है। तो इसीलिए हमेशा अपने मन की सुनो, अपने आंतरिक दुनिया पे कार्य करो। जो मन की सुनता है वो लास्ट में निखर ही जाता है। समझ में आई ये बातें? तो मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो और ये सारी बातें नोट किया करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।